नाज़रीन, वक्त न्यूज के प्रोग्राम दीवाने आम में मैं हूं आपका मेजबान असगर शाद। मुल्क में लोड शेडिंग एक ऐसा मसला कि जिससे निपटने की अब तक की तमाम सरकारी व गैर सरकारी जितनी भी कोशिशें थीं वो नाकाम दिखाई देती हैं और अवाम इस मसले की बिना पर मौजूदा हुकूमत के खिलाफ कमर बस्ता हुए दिखाई देते हैं। वापडा के मुलाजमीन या अफसरान जो कि खुद एक बहुत बड़े मसले से दो चार हैं, वो है वापडा जैसे एक बड़े महकमे की निजकारी का। आज यहाँ रावलपिंडी के वेस्टेज के इलाका में जो इस महकमे का ऑफिस है जिसकी तालाबंदी हो चुकी है, मुलाजमीन और अफसरान तमाम यकजा यहाँ दिखाई देते हैं और उनका ये कहना है कि हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक वफाकी हुकूमत उनके मुतालबात को मंजूर या पूरा नहीं कर लेती। इन लोगों के क्या मसाइल हैं, वापडा की निजकारी करने की जानिब हुकूमत क्यों जा रही है, लोड शेडिंग का जो मसला है इसको कैसे हल किया जा सकता है, इसका असल जिम्मेदार कौन है, ये तमाम बातों का जवाब पाने के लिए आज हम यहाँ पर मौजूद इन लोगों से बात करेंगे और देखेंगे कि इसका इनके नज़दीक क्या हल है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वापडा की जो यूनियंस हैं उनके एक सरकर्दा लीडर मलक फ़तेह खान। उनसे हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी मलक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब चैनल वक्त का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मज़दूरों की बात सुनने के लिए आए हैं। जो आपने सवाल किया है कि लोड शेडिंग की वजह क्या है, लोड शेडिंग की वजह यह है कि जब के मुशर्रफ साहब के दौर में एशिया तरक्याती बैंक ने ये उनको टारगेट दिया कि 2007 तक देहात में हर जगह पे बिजली जो है वो होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो आप हमें डबल कीमत से पैसे वापस करेंगे। तो उसी सिस्टम के ऊपर हुक्मरानों ने बिजली देनी शुरू कर दी और ना ही तो ग्रिड लगाए और ना ही कोई डैम्प बनाए। हमारे डैम्प ना बनने की वजह से ये जो है फिर लोड शेडिंग जो है वो ओवरलोड सिस्टम चल रहा है। जब ओवरलोड सिस्टम होता है तो फिर लोड शेडिंग जो है वो करनी मजबूरी हो जाती है। तो हम कहते हैं कि इसकी लोड मलक साहब हल क्या है, इसका असल जिम्मेदार कौन है, वापडा है या आपकी ब्यूरोक्रेसी है, वजारत है, वजीर है, कौन है? ये असल हुक्मरान तबका है, वापडा के मुलाजमीन इसके जिम्मेदार नहीं है। ये हुक्मरान है जिन्होंने पॉलिसियाँ नहीं बनाई, जिन्होंने डैम्प नहीं बनाए। हमारे मुकाबले में हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया ने 35 डैम्प बनाए और हमने एक डैम भी नहीं बना सके। कालाबाग डैम जो है वो हम नहीं बना सके, जिसके ऊपर पूरी कॉलोनियाँ बन चुकी थी, मुलाजमीन आ चुके थे, मशीनरी आ चुकी थी, वो होने पौने में उन्होंने बेच दी। मुलाजमीन को वापडा के अंदर बोझ बना के एडजस्ट कर दिया, लेकिन वो कालाबाग भी जो है वो सियासत की नज़र हो गया। हम ये हुक्मरानों से मुतालबा करते हैं कि अगर उन्होंने अब भी होश के नाखून न लिए तो ये इनकलाब आ जाएगा। और इस वक्त जो बिजली महंगी कर रहे हैं और लोड शेडिंग कर रहे हैं, इसकी वजह से जो है इनकलाब आ जाएगा और हुक्मरानों के तख्तादार तक ये लोग पहुंच जाएंगे। आप देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर अफरा तफरी है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, रात को नींद नहीं कर सकते। लोड शेडिंग का मसला पूरी कौम को दरपेश है। कल आप देखें पंजाब में क्या हुआ, तो क्या वाकई ये मसला जो है जो बजाते खुद एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये कौम को एक इनकलाब की तरफ लेके जा रहे हैं? सर ये सिर्फ सियासत हो रही है, कुछ भी नहीं है। बिजली पूरी है, ये मुलाजमों की वैसे इन्होंने सख्ती है। और जो भी आता है कि एसडीओ का दफ्तर तोड़ता है करता है, यार मैं कहता हूं कि खुदारा जाके पार्लियामेंट है उसको तोड़ो, जाके सदर हाउस को तोड़ो, जाके जनाब मिनिस्टर का घर तोड़ो। यार हम गरीबों मजदूरों को क्यों मारते हो? वापडा की निजकारी ना मंजूर, वापडा की निजकारी ना मंजूर, वापडा की निजकारी ना मंजूर, वापडा की निजकारी ना मंजूर। बिल दबा के ले रहे हैं, बिल दबा के ले रहे हैं आवाम से और ये आगे पेमेंट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये सारा इंतजाम है। बिजली पूरी है, बिजली आवर है। आज अगर लोड शेडिंग नहीं रात की हुई, जब तोड़ फोड़ हुई है तो बिजली पैदा हो गई है, डैम बन गए हैं रात में। खुदा की कसम ये सारा कुछ सियासतदान खुद करा रहे हैं और इस महकमे को बदनाम कर रहे हैं ताकि उन्हें पौने दानों में बेच के चले जाएं और अपना कमीशन खाएं। सिर्फ इसलिए कर रही है ये हुकूमत और कुछ भी नहीं है, बिजली पूरी है। लेकिन आपने ये फरमाया कि सियासतदान कर रहे हैं। बिल्कुल जी। सियासतदानों में हुक्मरान और अपोजिशन दोनों शामिल हैं। सारे हुक्मरानों का ज्यादा कसूर है, पोजीशन का कम है हुक्मरानों का, क्योंकि जिसके हाथ में ताकत होती है उसका कसूर होता है। वो डंडा दे ना इनको, डंडा दे के इनका काम लेना, क्यों ले लेते, क्यों
क्योंकि वो खुद मिक्स है इसमें। वो सिर्फ भाई क्या करते हैं, अपने कमीशन और महकमे को गरक बेचने के लिए, अपने दोस्तों यारों को बेचने के लिए ये सारा फंड कर रहे हैं, महकमे को बदनाम कर रहे हैं, हमारे मजदूर वापडा वालों को बदनाम कर रहे हैं। ये बेचारे दिन रात आप लोग सोए होते हैं, खुदा की कसम मेरा स्टाफ गर्मी और धूप में इन लोहे के पोलों पे चढ़ा हुआ काम कर रहा होता है, और आप लोग सोए होते हैं तो ये तूफान बारिश में लाइनों में जब बंद हो जाती हैं, ये पीछे नीचे नीचे जाके खुदा की कसम कुत्ते इनके पीछे लगते हैं, और लोग इस तरह की बारिशों में भीगे होते हैं, कोई नहीं होता है, लेकिन ये हमारे काम कर रहे होते हैं। ये सब हुक्मरानों का खून है। ये जो है ये गरीबों के दुश्मन है, मजदूर के दुश्मन है, बिल्कुल दुश्मन है। ये जानबूझकर ये काम नहीं कर रहे। हमारी गवर्नमेंट कहती है जी कि इंडिया डैम बना रहा है, 18 यूनिट्स डैम बना रहा है। कल मैंने एक अखबार में तस्वीर देखी है जिसमें सीमेंट की बोरियां उतारी जा रही हैं इंडिया भेजने के लिए। तो आपके नवाए वक्त में एक दफ़ा खबर लगी थी कि पाकिस्तान से सीमेंट की बोरियां 1000 टन सीमेंट इंडिया जा रहा है, और साथ ही 19 डैम बन रहा है। इसका मतलब है इंडिया में जो डैम बन रहे हैं उनके लिए सीमेंट हम फराम कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट फराम कर रही है, और अपने मुल्क में बनाने को तैयार नहीं है। अपने मुल्क में बनाने के तैयार नहीं है। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कहूँगा, हमारी हुकूमत ने, मरकज़ी हुकूमत ने इजाज़त दे दी है कि सूबे भी डैम बनाए। तो सूबे जब वज़ीर आला लैपटॉप के लिए 7 अरब रुपया या 6 अरब रुपया या 5 अरब रुपया खर्च कर सकता है, तो सोलर एनर्जी के लिए वो मुतबादल ज़राए इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये लोग भी फ्रेंडली। आपके पास क्या तजावीज़ हैं कि मुतबादल एनर्जी की जैसे आप बात कर रहे हैं, जो ज़राए ये इस्तेमाल करें, क्या आपके पास कोई ठोस तजावीज़ हैं जिन पे अमल करके ये मसला हल हो सकता है? देखिए जी, आप बात देखें, डॉक्टर समद मुबारक रोज़ होता है जी कि मुझे 7 करोड़ डॉलर दे दें या 7 करोड़ दे दें मुझे। आज तक गवर्नमेंट उसको पैसे नहीं दिए, रोज़ चलो पट्टी चल रही होती है। तो इसमें कल मैं अपने साथी से बात कर रहा था कि हमें लोगों को चाहिए कि हम लोग पैसे इकट्ठे करें, 10-10, 5-5, 100-100। तो डॉक्टर समद मुबारक को हम पैसे दें कि ताकि वो कोयले का प्रोजेक्ट चलाए। यानी आप ये चाहते हैं कि अवामी चंदा मुहिम इस पे शुरू की जाए? मेरा ख्याल है कि अवामी चंदा मुहिम शुरू की जाए ताकि हम उसको डॉक्टर समद मुबारक को पैसे दें, वो इस चलाइए कोयले प्रोजेक्ट। क्यों जी, आप क्या समझते हैं कि ये जो हुकूमत जा रही है, आपने जैसा कि नामंजूर के नारे भी लिखे हुए हैं, वापडा की निजकारी के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो अगर वापडा की निजकारी हो जाए तो ये मसला हल हो जाएगा? नहीं जी, सवाल ही पैदा नहीं होता सर। इसका निजकारी के साथ कोई तल्लक नहीं है सिवाय उनके कमीशन बनाने के। ठीक है, इसका ना तो महकमे के साथ कोई भलाई होगी निजकारी करके कि सिस्टम सही हो जाएगा। और आज तक मुझे बताएं ये KESC निजकारी की है, इसका क्या फायदा हुआ है कराची की आवाम को? कोई फायदा नहीं हुआ है कराची की आवाम को। और सिर्फ वो खा पी के सिमंस वाले बैठे हुए हैं और जनाब वहां पर उनका सिस्टम ही नहीं चल रहा। हुक्मरान ये कहते हैं जी कि पूरी दुनिया में जो बड़े अदारे हैं, जिस तरह वापडा है, स्टील मिल है, रेलवे है, PI है, इस टाइप के जो अदारे होते हैं उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए तो जो मजदूर हैं या जो इंतजामिया है वो एक डिसिप्लिन के तहत काम करती है, जो कि अभी वापडा में नजर नहीं आता। आप उनके इस नजरिए से मुतफिक हैं? सर ये दुनिया में तो ये सही कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए शफाफ जो है ना, निजकारी के लिए भी तो बंदा शफाफ होना चाहिए ना, जिसने निजकारी करनी है। अगर वो मजदूरों का पेट काट दे तो वो फिर आगे शफाफ क्या करेगा? वो कर ही नहीं सकता है। उसके लिए जब आपके पास लीडर सही होगा, जब तक लीडर सही नहीं होगा। मुल्क में लीडरशिप कोई नहीं है आपके ख्याल में? सर फिलहाल तो हमें कोई लीडरशिप नजर नहीं आ रही। फिर ये हुकूमत कौन चला रहा है? लीडर ही चला रहे हैं ना सर। हुकूमत तो चला रहा है, ये बस अल्लाह ताला अपने कर्म व फजल से ही चला रहा है। बाकी आप देखें कि KESC के अलावा पूरा पाकिस्तान जो है वो बेशक कंपनीज हैं लेकिन वापडा के अंडर ही आ रही है। अवाम जो है ना, जो इस वक्त अजाब में 2-4 है, वो तो ये कहती है कि हमारा मसला हल हो। इससे पहले राजा परवेज अशरफ साहब थे आपके वफाकी वजीर, उनके ऊपर जो कुछ हुआ अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनको बुला लिया। अभी नवीद कमर साहब हैं और उनके बारे में ये बताया गया कि कल सदर जरदारी साहब ने उनकी बड़ी सरजनिश की है। तो क्या इन मामलात से ठीक हो जाएगा ये सारा जो कजिया बना हुआ है पूरे मुल्क में? इस पे आप बताइए। असल में जो अवाम का मेन मसला है वो है लोड शेडिंग और हाई टैरिफ। और सबसे पहले हमारे पास हाई टैरिफ भी इसलिए और लोड शेडिंग भी इसलिए कि हमारे पास मुकम्मल बिजली नहीं है लोगों को प्रोवाइड करने के लिए। तो उसके लिए एक आपके साथी तो कह रहे हैं बिजली है, अभी 2 मिनट पहले बिजली इन्होंने इस नोयर के हवाले से कही है कि हमारे पास पावर प्लांट मौजूद हैं, उनको अगर कोई पैसे दे दिए जाएं, वापडा के पावर प्लांट अपने मौजूद हैं। सिद्दीक साहब ने इस हवाले से कहा है कि हमारे अपनी रिसोर्सेज मौजूद हैं, जब उनको पैसे दिए जाएं तो वो जनरेट करें और लोगों को तकालीफ से निकालें। असल में हुक्मरान ये तेल की जो लॉबी है, ऑयल लॉबी है, उनको फैसिलिटेट करने के लिए इंपोर्ट ऑयल का बिल बढ़ाने के लिए जिसपे उनकी कमीशन है
इस वजह से वो फर्नेस ऑयल को ज्यादा कर रहे हैं ताकि जो है ना प्राइवेट आईपीपीज और आरपीपीज को चलाया जाए और उनसे कमीशन लिया जाए और ऐसे किया जाए, और प्राइवेटाइजेशन का ये मौका बना रहे हैं कि ताकि हुक्मरान ये तासुर देते हैं कि जी टोटल ये वापडा एम्प्लॉइज का कसूर है कि जो है ना ये लोड शेडिंग और हाई टैरिफ है। हालांकि चोरी बहुत कम है, नॉमिनल है, और आइस्को में तो बिल्कुल है नहीं। ये कहते हैं कि जी जो कुंडा सिस्टम है और वापडा के अपने जो मुलाजमीन है, कितने मुलाजमीन है वापडा? तकरीबन 1.5 लाख मुलाजिम। 1.5 लाख मुलाजमीन को जो बिजली है वो दी जाती है मुफ्त, उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। असल में बात यह है कि ये गलत तासुर है कि वो मुफ्त है। हर डिपार्टमेंट जिस एक्शन के अंडर वो बंदा काम करता है, वो एक्शन अपने सरकारी फंड से उस यूनिट्स के पैसे उस मुलाजिम की तनख्वाह से काट के फिर वो उन यूनिट्स फ्री यूनिट्स के बदले में उस एजेंसी को देता है। ऐसे कोई तासुर गलत है, ये बिल्कुल मुफ्त कोई नहीं है। और अगर सारे वापडा एम्प्लॉइज अपनी तनख्वाह भी एक हिसाब से जमा करा दें तो ये सर्कुलर डेट जो 45 अरब रुपए का है वो कम नहीं हो सकता है। असल में ये सर्कुलर डेट हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से जो है ना ये बढ़ा है। सलीम साहब ये बताएं कि ये हुकूमत की जो गलत पॉलिसियां हैं, आप भी रोना रो रहे हैं, हम भी रोना रो रहे हैं, अपोजिशन भी रो रही है और खुद हुकूमत भी रो रही है, असल मसाइल की या ये जो खराबी पैदा हुई इसकी जड़ कौन सी है और ये इसको कैसे काट के फेंका जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वापडा एक मुनाफे बख्श अदारा था जो बहुत एफिशिएंटली अपना काम सर अंजाम दे रहा था। पीपी के पिछले एक दौर में इस पे पहला शब खून मारा गया जब हबको प्रोजेक्ट को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिए 3000 MVA बिजली खरीदारी के। उसमें शराइत ये थी कि 6 रुपये यूनिट ये परचेज करेंगे और अगर नहीं करेंगे तो तब भी 75% ये उसका पे करेंगे। अब 6 रुपये यूनिट खरीदा गया और 2 रुपये यूनिट बेचा गया, जिससे वापडा का अपना दिवालिया निकल गया कि 3000 MVA को वो 6 रुपये से खरीद रहे थे और 2 रुपये पे बेच रहे थे, यानी कि उनके अपना 6000 MVA उस प्लस माइनस में एडजस्ट हो जाता था। पहली दफ़ा तोड़ा गया वापडा को। उसके बाद ये फिर बीपी की हुकूमत आई, इन्होंने चोर डाकुओं को बैठा दिया इधर। ये एक चोर राजा था जो उसने पहले क्रिएट किया, वरना सोचे यकमुश लोड शेडिंग नहीं 18 घंटे शुरू हो जाती, ग्रेजुअली कम होती है। एक साल में अगर 2 घंटे लोड शेडिंग है, अगले साल 4 घंटे करे तो समझ आती है बात। यकमुश्त एक हुकूमत आती है और 18 घंटे बिजली का प्लानिंग के तहत हुआ ये के तहत पूरा एक साइंटिफिक तरीके से चोरों को नवाजने के लिए। वो एक चोर राजा था जिस पे अभी भी केस चल रहे हैं। वो खुद तो इस आईपीपी के इनके चक्रों में पड़ गया और अपने भाई को छोड़ दिया कि तुम लोगों से पोस्टिंग ट्रांसफरों के पैसे ले लो, इस सेक्शन को बिठाओ और इससे 10 लाख ले लो, साल बाद उसको हटाओ तो 15 लाख लेके उसको बिठा दो। ये नहीं, मुझे ये देखें, आप तो ये बात शायद ठीक कह रहे होंगे, लेकिन एक एक्शन क्यों 15 लाख रुपया दे के एक जगह पे पोस्टिंग करवाता है? जाहिर है कि उसको वहां से कोई फायदा होगा। जी, जब लूट मार का बाजार गर्म होगा तो कौन शराफत की जिंदगी गुजारेगा? एक आदमी 15 लाख देता है तो 15 करोड़ कमाएगा उधर से ना। उसने तो फिर हर उल्टा सीधा अरबा इस्तेमाल करना है उसने ना। असल आज भी अगर आप बड़ी इंडस्ट्रीज को अलाउ कर दें कि भाई आप अपना यूनिट लगाएंगे, पहले अपनी बिजली का अरेंजमेंट करेंगे, तो ये बिजली आपकी खुद ब खुद एडजस्ट होती जाएगी। ये अभी देखें आप, जितने भी खर्चे आप मेजर करें कि जो ये रेंटल पावर पे आप अगर इसके एनालिसिस करें ना, अरबों खरबों रुपया दिया गया और उसके एवज कुछ भी हासिल नहीं किया गया। और जो बिजलियां खरीदी जाती हैं, कोई 30 रुपये यूनिट पड़ रही है, कोई 40 रुपये यूनिट पड़ रही है, तो मुल्क तो तबाह किया जा रहा है ना। अब ये फरमाइए कि जो आपने बात की कि साबिक जो मिनिस्टर था वो ठीक नहीं था, चोर था, डाकू था, उससे 6 फ्लैट लंदन में लिए, सारों को बांटे, जरदारी को दिया उसने, गिलानी को दिया, बिलावल को दिया। 2 फ्लैट अभी भी उसके हैं। 22 अरब रुपए के उसने नकद परचेज पे किया है। उसने कौन सा उसके अलादीन का चिराग उसके हाथ लग गया था कि उसने रातों रात उसके घर में जाके देखो 2 करोड़ की गाड़ियां खड़ी हैं और वो अपना शो कर रहा है कि मैं 2 करोड़ पे मेरी टोटल मेरी इनकम है। बिजली को सस्ता करो, बिजली को सस्ता करो, प्राइवेट सीईओ को मंजूर, प्राइवेट सीईओ को खत्म करो, एसडीओ साहब जिंदाबाद, मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद। ये बताइए कि जो अभी मौजूदा मिनिस्टर साहब हैं, क्या वो बिल्कुल साफ सुथरे हैं?
میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج دن تک جو بھی حکومتیں آئی ہیں، چاہے وہ پیپل پارٹی کی ہے، چاہے مسلم لیگ کی ہے، چاہے اور ہمارے جو حکمران فوجی حکمران کچھ عرصہ حکومت کرتے رہے ہیں، سب سے زیادہ ہمارے ملک میں المیہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کو جو بھی آیا اس نے لوٹا ہے، چاہے وہ راجہ پرویز اشرف ہو، چاہے اس میں نوید قمر ہو، چاہے اس میں اسحاق ڈار ہو، چاہے اس میں جو آئندہ آج کل آنے والے عمران خان صاحب بڑے نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم اس ملک کو یہ کریں گے وہ کریں گے، ہمیں اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے. ہمیں تو یہ چاہیے کہ اس میں ایران جیسا انقلاب آنا چاہیے اس ملک کے اندر. جب عمران خان تو کہتا ہے کہ میں بالکل صاف ستھرا ہوں اور میں اس یہ ملک کہنے سے کو کیا ہوتا ہے؟ آزمانا نہیں چاہیے. کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ آزمانے سے کیا ہوگا؟ ہم نے باقی کو نہیں آزمایا ہوا ہے، وہ بھی تو اسی کے ملک کا ایک حصہ ہے نا. انہیں بھی تو جو ہے باقی انہوں نے ملک کے نظام کے اندر جو ہے وہ جو آج کل اس ملک کے اندر ہو رہا ہے، یہ جتنے ہیں یہ ایک سسٹم کے تحت آ رہے ہیں سارے. انہوں نے اپنی ایک ایک باریاں لگائی ہوئی ہیں سب نے. ٹھیک ہے، ہمیں تو یہ چاہیے ذمہ دار ہم لوگ نہیں ہم ہیں. خود ذمہ دار ہیں، ہم خود لوگ ان کو لے کے آتے ہیں. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو نہ لے کے آئیں. ہم ایسا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کوئی ایسا ایک فرشتہ مل جائے جو ان سب کو کلین سویپ کرے اور بالکل صاف کرے، اور ہم لوگوں میں سے کوئی غریب مزدور میں سے کوئی آدمی اوپر آئے، تب یہ ملک کے حالات بہتر ہوں گے. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ سب جو ہے جھوٹ ہے، اور یہ جھوٹ کا پلندہ ہے. کوئی بھی اس ملک کو نہیں سوا. رات کو ایک چینل کے اوپر کہہ رہے تھے کہ 30 ارب روپے کا اگر پیمنٹ کی جائے 1 گھنٹے کے اندر لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. یہ ایک وفاقی منسٹر کہہ رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ 30 ارب روپیہ اگر پیمنٹ گورنمنٹ کرتی ہے تو 1 گھنٹے کے اندر یہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جاتی ہے. لیکن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 1 سال کا 70 ارب روپیہ انہوں نے دیا ہے، تو اس سے کوئی انقلاب آپ کو سماجی زندگی میں نظر آ رہا ہے؟ نہیں، انقلاب تو 70 ارب چھوڑ کے یہ 140 ارب روپیہ دے دیں پھر بھی انقلاب نہیں آئے گا. ہماری جو ضروریات ہیں وہ اتنی بڑھ چکی ہیں. نہیں، 30 آپ کہہ رہے ہیں کہ 30 ارب روپیہ اگر ہو تو یہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو سکتی بالکل، یہ ہے. رات کو انہوں نے میں تو 70 ارب روپے 1 سال کا بے نظیر انکم. گورنمنٹ کے لیے کون سا مسئلہ مشکل ہے؟ 30 ارب روپیہ گورنمنٹ کے لیے اکٹھا کرنا کو مشکل ہے؟ انہوں نے یہ جو پچھلے دنوں میں فیول ایڈجسٹمنٹ سرچارج جو عوام کے اوپر لگایا ہے، یہ اسی مد میں لگایا تھا کہ ہم ان لوگوں سے، غریب لوگوں سے پیسہ کھینچ کے ہم جو ہے وہ کمپنیوں کو پیمنٹ کریں گے اور اس کو جو ہے وہ بجلی میں ہمیں جو ہے لوڈ شیڈنگ سے نجات مل جائے گی. یہ صرف اور صرف یہ تھا کہ جو پیسہ غریب سے نکالو. یہ ان جو لٹیرے بدماش یہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپنے پاس 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جب بھی چندہ کوئی دیتا ہے وہ غریب دیتا ہے، جب بھی کوئی قربانی دیتا ہے وہ غریب دیتا ہے. ان لوگوں نے کبھی قربانی نہیں دی ہے. اگر یہ دیں 1 کروڑ روپیہ بھی دیں تو یہ جتنے سیاستدان ہیں یہ لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہو جاتی ہے. یہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات تراشی سارے کرتے ہیں. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں اس میں اپوزیشن بھی شامل ہے؟ ہر سارے شامل ہیں اس میں. یہ اب 4 سال انہوں نے لگائے ہیں، اب 4 سال اگلے لگائیں گے، اس کے بعد اگلے کا ٹرنور آ جائے گا. یہ انہی میں سے جو ہے یہ چکر جو ہے بندر بانٹ ہوتی رہے گی. غریبوں کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا ہے. غریب تو مہنگائی میں پس رہا ہے دن بدن. ایک طرف تو آپ ہڑتال پہ چلیں گے، ابھی آج تالہ بندی ہو گئی ہے، تو دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں جی لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہونی چاہیے، تو جو تھوڑی بہت سروس عوام کو مل رہی ہے وہ بھی ختم نہیں ہو جائے گی اور عوام کے لیے مزید مشکلات میں اضافہ نہیں ہوگا؟ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں میڈیا سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، باقی میڈیا سے بھی، اگر میڈیا والوں نے ہمارا اس مسئلے کو صحیح طریقے سے اجاگر کیا، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہماری یہ ہڑتالیں بھی ختم ہو جائیں گی اور یہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا. دوسرا جو آپ نے سوال کیا کہ ان کے مسائل میں اضافہ تو نہیں ہوگا، اس سلسلے میں آپ سے یہ درخواست ہے کہ ہم نے باوجود ٹول ڈاؤن کا نام سٹرائک کیا ہوا ہے، لیکن اس میں جو کمپلینٹ آفیسز ہیں ان کیس آف ایمرجنسی اس کے لیے جو سٹاف ہے وہ ہم نے الگ ان کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ اگر آپ جو سا ہے ان کیس آف ایمرجنسی جو سا ہے کہ کنزیومر کو، ہمارے جو ریسپیکٹڈ کنزیومر ہے اور جن سے ہمارا یہ This time check is brought to you by لاسانی کا اصل دودھ سیاہ پلس ملیٹھی. لاسانی کا عرق محضر، وزن گھٹائیں، صحت پائیں، موٹاپے کی وجوہات کو کم کرنے کے لیے مؤثر دوا. لاسانی کا عرق محضر جدید پلاسٹک لیبل و مکمل معلوماتی لٹریچر کے ساتھ. لاسانی کا عرق محضر. بات حل ہو تو عوام کو بھی ریلیف ملے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کب تک آپ جاری رکھیں گے؟ سر ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں عوام ہے وہ بل دے گی تو ہماری تنخواہیں بھی نکلیں گی، ہم بھی ملازم رہیں گے. جب عوام ہی ہم پہ خوش نہیں ہوگی
तो हमारा क्या हाल होगा। हम ये कहते हैं हम अवाम के लिए कि इनको बिजली सस्ती मिलेगी, ये बासानी से बिल जमा करा सकेंगे, बासानी से हमारे बंदों को जाके बिल जमा करा के दिखा सकेंगे। जब बिजली महंगी होगी, आप इस वक्त अवाम के साथ हैं, अवाम हमारे साथ है, इंशाल्लाह हम अवाम के साथ है। लेकिन ये हुकूमत जो है वो हमें खुद भी दबा रही है और अवाम से भी दबा रही है। लेकिन मैं अवाम से इल्तमास करता हूं कि हम आप भाइयों में से हैं और आप हमारा साथ दें। हम कहते हैं कि जब बिजली सस्ती होगी तो कंज्यूमर को फायदा होगा, बिल आसानी से जमा कराएगा, हमारा काटने वाला बंदा जाएगा, वो दिखाएगा भाई बिल जमा हो चुका है। अभी अगर महंगी होगी तो वो कहेगा जी आज नहीं आए कल आ जाए, किसी से पैसे मैं मांगूंगा। जब वो ये कहेगा दूसरे दिन हमारा बंदा जाएगा तो दरवाजा खटराएगा, वो कहेगा यार एक से तो मैं गया था वहां से तो मिले नहीं, कल आ जाना यार तो मैं पैसे किसी से लेकर उधार तो करूँ। जब कल जाएंगे तो फिर भी नहीं करेगा तो हमने मीटर उतारना है। जब मीटर उतारना है पर गरीब आदमी ने मांग तांग के बिल जमा करा देना है, वो हम भी तंग हुए, 5 चक्कर लगाए और अवाम भी तंग हुई। तो इससे हुकूमत जो है वो हमें भी लड़ा रही है, हमें भी मरवा रही है अवाम से, और खुद जो है ना मजे कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। इससे हम भी तंग हैं, अवाम भी तंग है। तो बराए मेहरबानी करके हम तो यही कहते हैं कि बिजली को सस्ता करें, लोड शेडिंग खत्म करें ताकि ये महकमे भी चले और ये मुल्क भी चले। देखने में आया इंशाल्लाह होगा जी। ऐसे तालाबंदी होगी, ना रेवेन्यू इकट्ठा होगा, ना बिजली सप्लाई होगी, लोग सड़कों पे आएंगे, इस हुकूमत को किक आउट करेंगे। लोड शेडिंग के बारे में तो मैं यही कहूंगा कि ये सारा कसूर हमारे हुक्मरान एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। मुशर्रफ का दौर था, उसने अपने 10-11 साल में क्या किया आपको भी पता है, मुझे भी पता है। उसके बाद लेकिन लोग तो ये अब कहना शुरू हो गए हैं कि उसका दौर कदरे बेहतर था आज के दौर से। सर क्या बेहतर था, ये तो अंडर द टेबल बात है ना, आपको पता होना चाहिए, मुझे पब्लिक को लोगों को नहीं पता ना। उसने अपने दौर में कौन सा डैम लगाया, एनर्जी सोर्सेज के लिए उसने क्या इकदाम किए थे, मेरे हाल में आपको भी पता है, मुझे भी पता है। उसके बाद पीपी की हुकूमत आई, 4-5 साल उन्होंने गुजार लिए। अपने 5 साल दौर में उन्होंने कौन सा डैम बनाया, कौन से प्रोजेक्ट स्टार्ट किए। एक छोटा सा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है तरकोल प्रोजेक्ट, जो कि समर मुबारक में कह के कहता गया। मेरी हाल में मैं अपने आंखों से टीवी पे 3-4 दफा उस बेचारे को देख चुका हूं कि मुझे पैसे दे दें, मुझे 5 अरब दे दें, 4 अरब दे दें। हुकूमत के लिए 4 अरब क्या चीज है। मेरे हाल में पूरे पाकिस्तान का बजट 3000 अरब रुपए, आपको पता है इस चीज का। और अगर ये हुकूमत फेर रहे इस चीज में तो 3000 क्या 4000 अरब रुपए सिर्फ टैक्स कलेक्ट कर सकती है। लेकिन हमारे कुछ प्राइम मिनिस्टर, कुछ मिनिस्टर जो कि आज भी ये दावा करते हैं कि मेरे पास चलने के लिए गाड़ी भी नहीं है, ये आप मानते हैं इस चीज को। तो ये मुल्क की मसाइल हैं, इसके लिए इकदाम की जरूरत है जो हमें करनी चाहिए। एसडीओ साहब आप ये फरमाइए कि आप माशाल्लाह ऑफिसर हैं और जो कारकुन हैं आप उनके साथ हैं, तो आपको कोई नौकरी जाने का या कोई नुकसान होने का कोई खतरा नहीं है? लेकिन ये नौकरी तो अल्लाह की देन है, जब जानी हुई तो सबके साथ हमारी भी चली जाएगी, हम मजदूरों के साथ हैं। लेकिन आपकी नौकरी अगर अल्लाह न करे जाए, लेकिन उसका कोई फायदा होगा आवाम को? देखिए मेन चीज ये है कि अभी प्राइवेटाइजेशन हो रही है, प्राइवेटाइजेशन वर्ल्ड लेवल पे हर जगह पे होती है, लेकिन उसको किसी कायदे कानून के तहत किया जाता है। अब मुझे ये बताएं कि जब प्राइवेटाइजेशन में हमारी नियत ही खराब होगी तो क्या खराब? जब आवाम को हम फायदा देने के लिए सोच रहे हैं, आवाम को क्या फायदा? मुझे ये बताएं, अभी आईएसको है या कोई भी कंपनी ले लें, मैं अभी 2 दिन पहले देख रहा तो एवरेज रेट जिस पे हम सेल कर रहे हैं वो 10 रुपए 9 रुपए रेट है, वेयर जो हम परचेज कर रहे हैं वो 17-18 रुपए है। मुझे आप ये बताएं दुनिया की वो कौन सी कंपनी है जो आईएसको को या किसी कंपनी को खरीदेगी? कोई प्राइवेट बंदा आके बैठेगा, वो 9 रुपए खरीद के 16 रुपए खरीद के 9 रुपए बेचेगा? कोई नहीं। आवाम को क्या फायदा होगा? आवाम को तो कोई फायदा नहीं होना। ये तो आवाम को हम उल्टा फायदा कैसे हो सकता है? लेकिन ये फायदा एक तो ये कि मेन जो इस वक्त लोगों के प्रॉब्लम्स है वो है लोड शेडिंग। लोड शेडिंग क्यों हो रही है? मैं तो कहता हूँ कि कोई भी अदारा, चाहे वापडा या जो भी मतलब हमारी कंपनी है, उस कंपनी को ऑथराइज किया जाए कि वो जो बिजली बेच रही है, जो रेवेन्यू वो कमा रही है, वो अपने लिए खुद बिजली खरीदे। इदारे को जब ऑथराइज करेंगे तो उसको जितनी पेमेंट उसके पास होगी वो पेमेंट देगी और बिजली खरीदेगी। अब हमारी सिचुएशन ये है कि रेवेन्यू हमारा इकट्ठा होता है, सीधा गवर्नमेंट के खजाने में चला जाता है, और हम लोग जो लोगों के फ्रंट लाइन पे हम लोग हैं, हम ना बिजली खरीद सकते हैं ना उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। जब अदारा ऑथराइज होगा तो अपनी जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, जो रेवेन्यू वो कमा रहा है, वो उनको पेमेंट करेगा, उसको जनरेशन मिल जाएगी, लोगों का प्रॉब्लम हल हो जाएगा। अच्छा, इस वक्त जो आपके पूरे वापडा पाकिस्तान का मेरा ख्याल है दूसरा या तीसरा बड़ा महकमा है,
تو جو آپ کے آفیسرز ہیں اور جو دوسرے ملازم ہیں مختلف درجوں کے، یہ سب یکجان ہیں؟ جی بالکل سب یکجان ہیں. انجینئر مزدور بھائی بھائی، انجینئر مزدور بھائی بھائی، انجینئر مزدور بھائی بھائی، انجینئر مزدور بھائی بھائی. لیبر کی علیحدہ یونین بنی ہے اور آفیسرز کی سیپریٹ یونین بنی، لیکن تمام یونینز اس وقت آپس میں یکجا ہے. فوکس صرف نجکاری کے اوپر ہے کہ صرف نجکاری کے اوپر نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ کے اوپر بھی ہے، بجلی مہنگا کرنے کے اوپر بھی ہے. تمام مسائل جن سے صرف امپلائیز افیکٹ نہیں ہوتے بلکہ عوام بھی افیکٹ ہوتی ہے. حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، غریب عوام کیا چاہتی ہے. آپ کی آواز اتنی کمزور ہے کہ ابھی تک حکومت کے کانوں میں نہیں پڑی. سر ہماری آواز تو بہت بلند ہے، پر یہ کہ وہاں پہ چور اتنے بڑے بیٹھے ہوئے کہ ہم چیخ کے تھا کہ ان کو آواز ان کانوں میں روئی انہوں نے ڈالی، وہ سنتے ہی نہیں ہماری آواز بالکل. یہ سلسلہ کب تک چلے گا کہ وہ آپ کی آواز ہی نہ سنے، آپ چیخ کے تھک جائیں ایک دن؟ سر اس لیے ہم نے اب طالب بندی کی ہے، ہم اس لیے روڈ پر آئے ہیں کہ تاکہ ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرا سکیں. آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمارا ریکارڈ اوپر لے جائیں، میڈیا پر لے کے جائیں. باقی میڈیا سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری بات سنی جائے اور توڑ زرداری صاحب تک پہنچائی جائے، اور یہ جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے نام پر جو یہ پیسے لوٹ رہے ہیں اس پیسے کو واپس لیا جائے اور ڈیم بنائے جائیں تاکہ بجلی سستی ہو، اور کالا ڈیم بھی بنایا جائے اور چندی ڈیم یہ سب بنائے جائیں. یہ بتائیں سر کہ آپ لیڈ کر رہے ہیں، اتنی بڑی یونین ہے آپ لوگوں کی، اور آپ جو آپ کی لیڈرشپ ہے اس کے پاس کیا لائے عمل ہے؟ یہ آخر تالہ بندی وہ جیسا فرما رہے ہیں کہ جی حکومت کے کانوں پہ جوں تک نہیں رنگتی، نہ وہ سن رہے ہیں، تو یہ کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ کنزیومر جو کہ آلریڈی بڑا پریشان ہے لوڈ شیڈنگ کے ہاتھوں، مہنگائی کے ہاتھوں، تو وہ اس کو آپ کیا ریلیف دیں گے یا کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں آپ؟ ہم یہ سڑکیں گنوائے ہیں، ہم جدوجہد کر رہے ہیں، ہمارا ملک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم عوام کو بھی مشکل میں نہ ڈالیں اور اپنے اداروں کو بھی جو ہے وہ نقصان نہ ہو. ہماری لیڈرشپ نے حکمرانوں کو کئی دفعہ کہا ہے کہ بات چیت کے ذریعے ہمارے مسائل حل کریں. ہماری ٹریڈ یونین وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک سینٹرل لیبر یونین جو ہے، بختیار صاحب اس کے بانی تھے، خورشید احمد صاحب اب اس کو چلا رہے ہیں، وہ آئی ایل او کے گورنرز باڈی کے ممبر بھی 39 سال رہے ہیں. تو ہماری یہ سوچ تھی کہ ہمارا جو ملک ہے یہ قائم دائم رہے اور ہم اس میں کوئی ایسی چیز نہ لائیں توڑ پھوڑ والی یونین یا اس طرح کے ادارے جو بند ہو گئے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ بجلی ایک تو سستی کریں. تو جو تھرمل بند پڑے تھے ہماری لیڈرشپ نے ان کو پورے فگر بتائے کہ یہ مظفر گڑھ والا جو ہے، کوٹ ادو والا جو ہے، یہ ایبکو جو ہے، یہ انہوں نے جب بیچا تھا 1995 میں، یہی نوید قمر صاحب پرائیویٹیشن کے چیئرمین تھے، تو اس وقت کہا تھا ہماری لیڈرشپ نے کہ یہ اگر آپ بیچ رہے ہیں تو یہ اس میں جو ہے وابڈا بحران میں چلا جائے گا. 95 تک وابڈا پروفیٹیبل تھا، منافع کما رہا تھا. اسی طرح بجلی چوری بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی منافع کما رہا تھا. جب وہ معاہدے کیے گئے ایبکو کے، کوٹ ادو کے، اس کے بعد جو ہے یہ بحران میں چلا گیا. وابڈا بچاؤ کمیٹی بنوائی گئی ہماری لیڈرشپ نے، نسیم حسن شاہ صاحب، زید علی اکبر صاحب اور اختر صاحب جو تھے ہمارے ممبر پاور، یہ امریکہ تک گئے کہ یہ ٹوٹ جائے معاہدہ. لیکن اس معاہدے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ معاہدہ توڑ بھی دیتے ہیں تو ان کو اتنے ڈالروں میں پیمنٹ کرنی پڑے گی. اب ہم ان سے، وہ معاہدہ غلط تھا، لیکن آپ یہ بتائیں کہ کیا مجبوری تھی اس وقت کے حکمرانوں کی کہ انہوں نے یہ اتنا بڑا معاہدہ کیا؟ پیپل پارٹی کی گورنمنٹ تھی، صادق صاحب تھے وہ سیکٹری، انہوں نے جو معاہدہ کیا اس کو بہرحال ہم نے کہا کہ روکو. انہوں نے کہا کہ آپ کا کام ہے کہ آپ لیبر کی بات کرو، آپ جتنے ان کے چاہتے ہیں ویلفیئر ہم دیتے ہیں. 17 مطالبے انہوں نے ہمارے مان لیے کہ ہیٹ الاؤنس دیں گے، جدھر چیف کا بچہ سکول میں پڑھے گا ملازمین کے بچے کو بھی لے جائیں گے. ہم نے وہاں کنڈا تار لگائی، رینجر کو روکا، اس کے باوجود حکمرانوں نے ہمارے مطالبات منظور کر کے انہوں نے اس کو پرائیویٹ کر دیا، انہیں پونوں میں بیچ دیا. اور اگر اب بھی جو مظفر گڑھ والا پاور ہاؤس ہے ان کی رینویشن کی جائے، اس کو اگر مینٹیننس کی جائے تو وہ سستی بجلی پیدا کر کے دے سکتا ہے. اور یہ پی ایس او کی کمپنیاں جو ہیں ان کو اگر یہ تیل کمپنیوں کو پیسے پیمنٹ کر دیں تو ابھی بجلی لوڈ شیڈنگ ختم ہو جاتی ہے. لیکن وہ چاہتے نہیں کہ ایسا ہو، وہ اس کو بحران میں لے جانا چاہتے ہیں. اور کمیشن کا مافیا ہے سارا، وہ اکٹھا ہوا ہے. جب تک یہ عوام کے لیے نہیں سوچیں گے اب یہ انقلاب آنے والا ہے اور اسی بحران کی وجہ سے انقلاب آ جائے. لوڈ شیڈنگ تب ختم ہوگی جب بجلی پیدا کرنے کے ریسورسز پیدا کیے جائیں گے. یار کون کرے گا؟ باہر سے کوئی آئے گا؟ آپ نے یا میں نے ہی پیدا کرنی ہے؟ تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو کالا باغ ڈیم کا اتنا بڑا ایشو بنا پچھلے دنوں، وہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ یہ کالا باغ کہتے ہیں کوئی سیاسی کوئی معاملات ہیں. یہ کالا باغ ڈیم انہوں نے صرف اپنی سیاست کے لیے رکھا ہوا ہے اور یہ اپنے اثاثے اور اپنے جو بھی ہے ان کے اپنا مال بنانے کے لیے اس کو ایک ایشو بنا کے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب اتنا بڑا ایک بحران ہے ملک کے اندر تو وہ کیوں نہیں وہ کام کرتے ہیں کہ جو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. حالانکہ وہاں پر قدرت نے اس ڈیم کو بنانے کے لیے
वो सारे वसाइल वहाँ पर रख छोड़े हैं, मौजूद हैं। सिर्फ कमी किस चीज़ की है कि ईमानदारी की और नीयत की। अब ये देखें कि सिंध वाले कहते हैं हम प्यासे मर जाएंगे। अब ये जो आप सर्वे करते हैं कि हर साल अरबों जो पानी है वो हमारा वो समुद्र में चला जाता है। लोड शेडिंग के हवाले से तो मुल्क में बहुत बड़ा बहरान चल रहा है। मिसाल के तौर पे जैसे देखा जाए काला बाग डैम में तकरीबन 60 to 70% उसका वर्कआउट हुआ है, लेकिन उसके बाद मशीनरी या जो भी रिहायशी कॉलोनी या प्लांट्स बने वो वहीं पे ठप हो गए। उसके बाद तो अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है अब तक, उसको पूछने वाला कोई नहीं। मौजूदा गवर्नमेंट ने चकवाल के करीब एक गालबन डैम बनाने के लिए उसका संग बुनियाद रखा। तकरीबन उस पर 2 करोड़ रुपए उसके इफ्तिताही सेरेमनी पे खर्च किए, मशीनरी भी खड़ी की गई, लेकिन सेकंड डे सब कुछ गायब। ये गवर्नमेंट की कौन करता है, कैसे होता है यार? कोई आप थोड़ा सा अंदर की कोई बात बताएं कि ये मामला है क्या? अंदर ये सब कुछ सिर्फ ये कह देना कि कमीशन का मामला है या करप्ट माफिया, वो तो सबको पता है। ये तो मुल्क दुश्मनी है ना। देखें, ये तो मुल्क दुश्मनी है। देखें, ये तमाम प्लानिंग का जो जिसे हम कह सकते हैं तातुल है, शिकार है। अगर इसकी प्रॉपर प्लानिंग की जाए तो सब कुछ बहुत वफर मिकदार में है, लेकिन ये गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि वो अपने मसाइल जो है ना इस किस्म के पैदा करके अवाम को इसमें उलझाए और अपना उल्लू सीधा करे। जिस वक्त सिंध ताश माहिदा हुआ था उसमें ये लिखा हुआ था कि इंडिया और पाकिस्तान हर 10 साल के बाद एक डैम बनाएगा। हमारी मुल्क की ये बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ हर वक्त अमरीयत होती है, जबकि इस वक्त भी तो जमहूरियत है। जमहूरियत इस वक्त है, लेकिन इन्होंने भी कोई मंसूबे शुरू नहीं किए। इन्होंने सिर्फ रेंटर पावर जो उन्होंने मंगवाए हैं, इसके एक माह की 2 लाख रुपया हम उसको किराया देते हैं, लेकिन उससे 0 मेगावाट बिजली लेते हैं। कल एक माहिर पावर सेक्टर था, उसने कहा कि जरदारी के पास हो जा रहा था, तो एक चैनल पे उन्होंने कहा कि आप वहां पे जाके क्या सोल्यूशन निकालेंगे। उसने कहा कि सिर्फ उन्होंने ये जोर दिया कि यार बिजली का बिल लोग अदा करें टाइम पे, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो चोरी है उसके रोकथाम के लिए, चोरी जो है उसके रोकथाम के लिए तो हम खुद मुलाजिम हैं। और यहाँ पे मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इस वक्त एस्को में किसी किस्म की चोरी नहीं हो रही है। जो 888 लोग कह रहे हैं इसको कोंडा सिस्टम, यहाँ पे ISCO में कोई कोंडा सिस्टम नहीं है। हम खुद भी इस लगे हुए हैं कि कोई, हम तो पूरे मुल्क की बात करते हैं ना, सिर्फ ISCO की। पूरे मुल्क में ये है कि ये जो रेंटल पावर लाए उनके पास अगर ये सोल्यूशन है कि आज हम लोड शेडिंग खत्म कर लें, यार बिजली तो कम से कम दे। वहां पे हर महीने 2 लाख रुपए हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, किराया दे। करोड़ों में, ये करोड़ों में बनते हैं ना, पर डे के हिसाब से 2 लाख रुपया दे रहे हैं एक रेंटल। 2 लाख 78 करोड़ रुपया लिया और एक यूनिट भी नहीं उसने दिया। 78 करोड़ रुपया हमने जो कराची रेंटर पावर आया है, 78 करोड़ रुपया उसको पेमेंट हो गई, वो खड़ा था, उसको किराया दिया, लेकिन एक यूनिट भी वो सिर्फ कमीशन के लिए इन्होंने किया। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि यार लोड शेडिंग खत्म तब होगी जब ये गवर्नमेंट खुद कोई सोल्यूशन तो निकाले। अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारा रिकॉर्ड जो है एहतजाज मीडिया में रिकॉर्ड कराया। जहाँ तक कि जब से पाकिस्तान बना है सिर्फ 2 ही डैम बनाए गए हैं, एक मंगला और तरपेला जो बिजली सप्लाई करता है, इसके अलावा कोई और डैम बनाया नहीं गया। अब जो है जो फ्यूल से जो बिजली दी जा रही है, ये कंज्यूमर पर डायरेक्ट इसका टैरिफ पर असर पड़ता है और कंज्यूमर पर बोझ पड़ता है इसका। हमारी ये रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डैम बनाए। हाई टैरिफ का मसला है, लोग बिजली बिल पे नहीं कर सकते, जिस वजह से वो हमें गालियाँ भी सुननी पड़ती हैं, हम उनके मीटर काटते हैं, वो हम मुख्तलिफ मसाइल हमारे लिए पैदा होते हैं। और अभी जो प्राइवेटाइजेशन का चक्कर हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन की वजह से हम लोग सारे सड़कों पे आए हुए हैं, रोडों पे आए हुए हैं। ये रोडें गवाह है इसकी, आप हमारा साथ दे रहे हैं। और चैनल जो हैं वो अभी इतना हमें शोमेंट नहीं कर रहे हमारी, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर आप लोग मीडिया हमारे साथ मिल के कुछ थोड़ा सा हमारी हेल्प करे तो हम हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हमें मिल सकते हैं और मसला हल हो सकता है अगर आप लोग चाहें तो। आवाम की खिदमत सिर्फ इसी तरह नहीं हो सकती कि एक महकमा है जो अरसर दराज से आवाम को सहूलियात फराहम कर रहा है तो इसको बेच दिया जाए। अगर हुकूमत चाहती है कि बेहतर सोर्स या सस्ती बिजली दी जाए और लोड शेडिंग से बचा जाए तो इसके पैरेलल अगर कोई कंपनी काम कर सकती है तो उसको लेके आया जाए, बजाय इसको कि इसको बेच दिया जाए।
कोई ऐसा सिस्टम लेके आए, कोई ऐसी ऑफर लेके आए कि वो कहे कि जी हम लोड शेडिंग भी खत्म करते हैं और आपको सस्ती बिजली भी बना के दें, उन लोगों को ये तो आर्जी हल है ना, मुस्तकिल हल ये कहा जा रहा है कि जी डैम जो है वो बनने चाहिए। सर डैम तो अब वो एक 10 साल का प्रोजेक्ट है, वो तो हुकूमत ही डिसाइड करेगी ना कि किस तरीके से प्लानिंग सारी हुकूमत को करनी पड़ेगी। अब आवाम तो सिर्फ ऐसे एक दिन जुलूस निकाल के अदलिया को तो आज़ाद करा सकती है, लेकिन एक दिन में डैम नहीं बन सकता। मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आवाम जो वापडा की तोड़ फोड़ कर रही है वो अपना नुकसान कर रही है। उनसे मेरी गुजारिश है कि वो ऐसा ना करें, हुक्मरानों के खिलाफ जरूर जदोजहद करें, हम उनके साथ हैं। और मैं हुकूमत को ये कहना चाहता हूँ कि फौरी तौर पर एबको के और कोट अद्दू के जो उन्होंने मुआहदे किए हैं IPP, फौरी वो खत्म करे और वापडा जो है प्रॉफिट